हेलो स्टूडेंट्स, इतिहास के ऑनलाइन वीडियो में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर नांगल माली, सहायक आचार्य इतिहास। आज हम बीए पार्ट सेकंड के सेकंड प्रश्न पत्र में आड़ की सभ्यता व संस्कृति के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि हमने देखा है कि पाषाण काल में मानव पत्थर के औजार एवं उपकरण काम में लेता था, और इसी कारण उन औजारों के आधार और उसके उपकरणों के आधार पर ही उस काल को पाषाण युग की या पाषाण काल की संज्ञा दी गई। इसके बाद मनुष्य ने तांबे का प्रयोग किया, और तांबे के प्रयोग के साथ साथ उसने जब पत्थर के औजार भी प्रयोग किए तो उस काल को हमने ताम्रपाषाणिक कहा। और इसके बाद जब मनुष्य ने केवल तांबे के औजारों का प्रयोग किया तो उसको ताम्रयुगीन सभ्यता व संस्कृति कहा गया, और उसके बाद लोह युगीन सभ्यता और संस्कृति प्रकाश में आई। तो हम देखते हैं कि राजस्थान में विभिन्न स्थानों पर जो उत्खनन हुए हैं उसमें हमें ताम्र उपकरणों के अवशेष मिलते हैं। गणेश्वर इस दृष्टि से राजस्थान में काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही आहड़ भी ताम्रयुगीन सभ्यता व संस्कृति का राजस्थान में महत्वपूर्ण उदाहरण है। उदयपुर शहर के पास आहड़ कस्बा आहड़ नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से लगभग 2000 ईसा पूर्व की सभ्यता उत्खनन में प्रकाश में आई है, जहाँ से प्रस्तर धातु युगीन सभ्यता के हमें अवशेष मिले हैं। मगर चूँकि यहाँ तांबे के उपकरण काफ़ी बड़ी मात्रा में मिले हैं, इसलिए इसको ताम्रवती नगरी भी नाम मिलता है इसका, जो इसे तांबे के औजारों का एक बड़ा केंद्र प्रमाणित करता है। 10वीं-11वीं शताब्दी में आहड़ को लोग आगाड़पुर या आगाड़दुर के नाम से पुकारते थे, और स्थानीय यहाँ के जो वासिंदे हैं इस आहड़ को, जहाँ की उत्खनन कार्य हुआ है, 1600 फुट लंबे और 850 फुट चौड़े एक टीले के ऊपर, उसको धूलकोट के नाम से जानते हैं या वो पुकारते हैं। तो आहड़ का उत्खनन सर्वप्रथम 1953 ईस्वी में अक्षय कीर्ति व्यास ने शुरू किया था। इसके बाद 1956 ईस्वी में रतन चंद्र अग्रवाल, और 1961-62 ईस्वी में पूना विश्वविद्यालय के डॉक्टर HD सांकलिया के निर्देशन में आहड़ में उत्खनन कार्य करवाया गया। यहाँ से उत्खनन में हमें बस्तियों के कई स्तर मिलते हैं। पहले स्तर में मिट्टी की कुछ दीवारें और मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े तथा पत्थर के ढेर प्राप्त हुए हैं। दूसरे स्तर की बस्ती में कुछ कूट कर तैयार की गई दीवारें और मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े मिलते हैं। तीसरे स्तर की बस्ती में चित्रित बर्तन और उनका प्रयोग में लेना सिद्ध होता है। चौथे स्तर की बस्ती में एक बर्तन से 2 तांबे की कुल्हाड़ियाँ प्राप्त हुई है। इस प्रकार अलग अलग स्तर की बस्तियों में हमें मकान बनाने की पद्धति, बर्तन बनाने की पद्धति आदि में भी परिवर्तन दिखाई देता है। इस तरह आहड़ में बस्तियों के 8 स्तर एक दूसरे पर बनते बिगड़ते गए। इन 8 बस्तियों को आहड़ सभ्यता के नाम से पुकारा जाता है, या आहड़ सभ्यता के नाम से इनको कहा जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि आहड़ सभ्यता के मकान या आवास किस प्रकार के थे। आहड़ के उत्खनन से हमें जो आवास प्राप्त हुए हैं उनसे हमें पता चलता है कि आहड़ के मकान जो है पत्थरों व नदी से लाई गई मिट्टी से बनाए गए थे। आहड़ में जो मकान मिले हैं उनके कमरे काफ़ी बड़े थे, जिनकी लंबाई और चौड़ाई 33 × 20 फीट तक होती थी, जिनकी छत को बांस और कवेलू से ढका जाता था, या उन पर मिट्टी का लेप भी किया जाता था छत के ऊपर। मकानों के फर्श एवं दीवारों को भी मिट्टी से लिपा जाता था। दीवारों को सुंदर बनाने के लिए काली मिट्टी में स्फटिक गुटके तथा छिलके मिला लिए जाते थे।
मकानों से गंदे पानी की निकासी के लिए नालियाँ भी हमें वहाँ मिलती है। और 15-20 फुट गहरे गड्ढे खोदकर मिट्टी के पकाए घड़ों को एक दूसरे पर रखकर पानी सोखते गड्ढे के अवशेष भी हमें प्राप्त होते हैं, जिनमें गंदा पानी गिरता रहता था। मकानों में एक से अधिक चूल्हे मिलते हैं, कुछ मकानों में 2 या 3 और एक मकान में तो 6 तक चूल्हे हमें मिले हैं, जिससे संयुक्त परिवार व्यवस्था या सार्वजनिक रूप से भोजन बनाने का अनुमान लगाया जाता है। मकान में अनाज रखने के कुछ बड़े भांड या मिट्टी के कोठे हमें मिलते हैं, जिससे यहाँ अनाज प्रभुत मात्रा में उत्पन्न होने और आहार की समृद्धि इन सबसे सूचित होती है। तो एक चीज़ निष्कर्ष रूप से निकल कर हमारे सामने आई कि आहारवासी, जैसे कि हमने कल देखा, कालीबंगा में लोग मकान बनाने के लिए कच्ची ईंटों का प्रयोग करते थे, सिंधुवासी पक्की ईंटों का प्रयोग करते थे, तो आहारवासी मकान बनाने के लिए पत्थरों का प्रयोग करते थे। ये चीज़ हमें थोड़ी ध्यान में रखनी है। आहार से हमें काफ़ी मुद्राएं और मोहरें और कई प्रकार के उपकरण भी हमें मिले हैं। आहार के द्वितीय स्तर के उत्खनन से तांबे की 6 मुद्राएं और 3 मोहरें मिली है, जिनमें से कुछ मुद्राओं पर जो लिखा हुआ है वो अस्पष्ट है, पर एक मुद्रा पर त्रिशूल खुदा हुआ दिखाई देता है और दूसरी में यूनानी देवता अपोलो खड़ा हुआ दिखाया गया है, जिसके हाथों में तीर और पीछे तरकस है। इस मुद्रा में यूनानी भाषा में कुछ लिखा हुआ भी है, जिसका अर्थ तो स्पष्ट नहीं है, मगर लिपि के आधार पर इसका समय जो है 2री शताब्दी ईसा पूर्व का माना जाता है। मोहरों पर विहितब विष पलितसा तथा तातीय तोमसन अंकित है, जिनका अर्थ स्पष्ट नहीं है, मगर लिपि के आधार पर इनका काल निर्धारण 3री शताब्दी ईसा पूर्व से 1म शताब्दी ईस्वी का माना जाता है। आहार के उत्खनन से हमें कुछ पत्थर के उपकरण भी प्राप्त हुए हैं, जो जेस्पर व क्वार्ट्ज से बने हुए हैं। आहारवासी मकान बनाने के लिए जिस नरम मुलायम काले पत्थर का प्रयोग करते थे, उसी के टुकड़ों को बाद में अपने औजार बनाने के लिए काम में लेते थे। ये औजार उनके छीलने, छेद करने व काटने के काम आते थे। औजार चतुष्कोण, गोल तथा बेडोल और छोटी आकृति के थे, लेकिन इनके जो किनारे थे दोनों धारदार होते थे, जिनसे गीली लकड़ी, चमड़े तथा हड्डियों को काटने और छीलने के काम में लिया जाता था। आहार से हमें तांबे की 6 कुल्हाड़ियाँ, अंगूठियाँ, चूड़ियाँ तथा कुछ तांबे की ही कलाकृतियाँ भी प्राप्त होती है। क्योंकि तांबों की खानों के निकट होने से यहाँ ताम्र उपकरण अधिक मात्रा में बने, जो लकड़ी काटने, छीलने, शिकार आदि कार्यों के लिए विशेष रूप से काम में लाए जाते थे। और तांबे के औजारों और उपकरणों का अत्यधिक मात्रा में मिलना ही हमें यह सिद्ध करता है कि आहार जो है ताम्र उपकरणों का एक बड़ा केंद्र रहा होगा। यहाँ से 79 लोहे के औजार और उपकरण भी मिले हैं, जिससे यह अनुमान होता है कि आहार में लोह संस्कृति का प्रवेश इस समय हो चुका था। आहार से हमें कई मृदभांड एवं बर्तनों के टुकड़े या अवशेष भी मिले हैं। आहार से मिले मृदभांड लाल काले रंग के थे, जिनमें दैनिक उपयोग में आने वाले विभिन्न प्रकार के गड़े, कटोरियाँ, रकाबियाँ, प्याले, मटके, कुंडे, भंडार कलश आदि हैं। इन काले व लाल बर्तनों पर सफ़ेदा लगा दिया जाता था, जो बर्तनों को पकने पर वो स्थायी हो जाता था। गोल तथा तंग मुँह वाले गड़े, बिना स्टैंड वाली रकाबियाँ, ढक्कन तथा बिना ढक्कन के कटोरे, लोटे के आकार के भांड, बर्तन रखने की इंडोनिया, जिसे हम पाड़ा कह सकते हैं, उभरे अलंकरण के गड़े आदि विभिन्न आकार प्रकार के मृदभांड हमें यहाँ से मिले हैं। ये मृदभांड हाथ से बनाए जाते थे, और कभी कभी इनको बनाने में चाक का प्रयोग भी किया जाता था। कई बर्तनों का ऊपरी भाग चाक से बनाया जाता था और पेंदे का भाग हाथ से बनाकर दोनों को आपस में, जब वो गीले होते थे गीली मिट्टी के, तभी उन्हें आपस में
जोड़ दिया जाता था, ऐसा भी अनुमान किया जाता है। मृत भांडों को अलंकृत करने के लिए उनमें छेद करना, रंग भरना, उभार देना, उन पर लड़ी वाली रेखाएं बनाना, गोलाकार आकृतियां बनाना तथा चक्कर वाली रेखाएं बनाना सम्मिलित था, ताकि वो बड़े थोड़े सुंदर लगते थे। इन मृत भांडों के ऊपरी सिरे पर या ऊपरी भाग पर ही यह अलंकरण किया जाता था। आहड़ में तस्तरियाँ और पूजा के काम आने वाली धूपदानियाँ जो मिली है वो ईरानी शैली की है। इससे ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि 2000-1000 ईसा पूर्व के लगभग आहड़ वासियों का ईरान से व्यापारिक संपर्क था, जिसका प्रभाव यहाँ हमें दिखाई देता है। अब हम देखते हैं कि यहाँ से जो मणियाँ मिली है आहड़ से और जो आभूषण मिले हैं वो किस प्रकार के थे। आहड़वासी मूल्यवान पत्थर, गोमेज, स्फटिक आदि से गोल मणियाँ बनाते थे, जिन्हें कांच, पक्की मिट्टी, सीप और हड्डी के गोलाकार छेद वाले अंड में लगाया जाता था। इनका उपयोग आभूषण बनाने तथा ताबीज की तरह गले में लटकाने के लिए किया जाता था, जिनके ऊपर सजावट भी होती थी। ये गोल, चपटे, चतुष्कोण तथा षटकोण आकार की होती थी। आहड़वासियों के आभूषण सामान्यतः पक्की मिट्टी से बने होते थे, मगर संपन्न वर्ग के आभूषण सीप, मूंगा तथा मूल्यवान पत्थरों से भी बनते थे। ये लोग सींग वाले पशु, कुत्ते, मेंढा, हाथी, गेंडा तथा मानव आकृति वाले मिट्टी के खिलौने भी बनाते थे। अब हम देखते हैं आहड़वासियों का कि कृषि और व्यवसाय किस प्रकार का था। आहड़ सभ्यता के लोग कृषि करना जानते थे। उत्खनन में हमें बड़े बड़े भांड व अनाज पीसने के पत्थर मिले हैं, जिससे हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ अनाज उत्पादन होता था, जिसे पीस कर व पकाकर भोजन के काम में लिया जाता था। एक कमरे से बड़ी बड़ी भट्टियाँ मिली है जो सामूहिक भोजन की द्योतक है। आहड़ में वर्षा पर्याप्त मात्रा में होने तथा नदी पास में स्थित होने से कृषि के लिए सिंचाई की सुविधा उपलब्ध थी, जिससे यहाँ की खेती या कृषि उन्नत थी। आहड़ के उत्खनन से कपड़ों पर छपाई करने के कुछ छापे या ठप्पे हमें प्राप्त हुए हैं, जो यहाँ रंगाई छपाई व्यवसाय के समृद्ध होने का प्रतीक है। ताम्र उपकरण बनाने का व्यवसाय यहाँ प्रमुख रहा होगा। उत्खनन में तौल के बाट, माप मिलना व्यापार और वाणिज्य की समृद्धि का सूचक है। अब हम देखते हैं कि आहड़ वासियों का जो मृतक संस्कार जो प्रणाली थी वो किस प्रकार की थी। मृतक संस्कार के संबंध में वैसे तो हमारे पास कोई निश्चित जानकारी उपलब्ध नहीं है, मगर उत्खनन में हमें जो ऊपरी सतह से एक मानव अस्थिपंजर प्राप्त हुआ है, उससे यह अनुमान लगाया जाता है कि आहड़वासी मृत शरीरों को गाड़ते थे और गाड़ते समय शवों का जो सिर है वो उत्तर दिशा में है और पैर दक्षिण दिशा में रखे जाते थे। शव के पास या उसके साथ आभूषण और अन्य दैनिक उपयोग की चीज़ें भी रखी जाती थी। तो जिस प्रकार हमने देखा कालीबंगा सभ्यता में और सिंधु सभ्यता में 3 प्रकार की मृतक विधियाँ प्रचलित थी, मृतक संस्कार विधियाँ। वहाँ हमें आहड़ में केवल मृतकों को दफनाने या गाड़ने का ही अवशेष या हमें प्रमाण मिलते हैं। हम देखते हैं कि ये आहड़ सभ्यता जो थी केवल आहड़ तक ही सीमित थी या इसका प्रसार राजस्थान में आसपास और जगहों पर भी था। राजसमंद जिले के अंतर्गत गिलूंड के उत्खनन से हमें जो सामग्री प्राप्त हुई है वो आहड़ सभ्यता के समान ही है, जो आहड़ सभ्यता के यहाँ प्रचार प्रसार का सूचक है। यहाँ से भी काले लाल मृदभांड तथा मिट्टी के प्लास्टर की कच्ची दीवारों के प्रयोग
एवं मिट्टी के कोठे मिले हैं। मालवा और सौराष्ट्र में भी आहड़ के समान ही लाल काले मृदभांड मिले हैं, जो हो सकता है आड़ वासियों के यहाँ व्यापारिक संपर्क का परिणाम हो। और गिलूंड को हम आड़ सभ्यता का ही विस्तारित रूप कह सकते हैं, या गिलूंड आड़ सभ्यता का ही प्रसार कह सकते हैं। उत्खनन में हमें जो सामग्री प्राप्त हुई है उसके आधार पर डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा का मानना है कि आहड़ सभ्यता का जो समृद्ध काल था वो 1900 से 1200 ईस्वी पूर्व के मध्य का था। आहड़ सभ्यता कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई, विकास किस प्रकार हुआ और किस प्रकार ये नष्ट हुई, इन सब के बारे में हमारे पास कोई प्रामाणिक जानकारी तो नहीं है, फिर भी केवल अनुमान ही है जिससे इनके बारे में कुछ कहा जा सकता है। हो सकता है भविष्य में और खोजें और उत्खनन हो जो हमारी आहड़ सभ्यता के संबंध में हमारी जानकारी को और भी बढ़ाए। मगर अब तक जो उत्खनन हुआ है उसके आधार पर इतना ज़रूर हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि आहड़ सभ्यता जो है दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान की सभ्यता का केंद्र थी। और आहड़ के नष्ट होने के संबंध में डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा का अनुमान है कि भूकंप आने या आहड़ नदी के प्रवाह के मुड़ जाने या नदी में बहा आने या किसी बाहरी आक्रमण कोई भी आहड़ नगर के विध्वंस का कारण हो सकता है। सामान्य रूप से एग्ज़ाम में छोटे सवाल या कंपटीशन की दृष्टि से जो सवाल आते हैं आहड़ से संबंधित, एक तो जैसे आहड़ का नाम ताम्रवती नगरी था, दूसरा स्थानीय लोग इसे धूलकोट के नाम से पुकारते थे। एक ये सवाल भी बार बार प्रश्न भी आता है कि आहड़ की सभ्यता और संस्कृति से संबंधित पुरातत्वविद कौन कौन थे। जैसे कि हमने देखा सर्वप्रथम अक्षय कीर्ति व्यास ने, बाद में रतन चंद अग्रवाल और फिर बाद में डॉक्टर H.D. साकलिया के निर्देशन में यहाँ उत्खनन कार्य हुआ। तो सबसे पहले अक्षय कीर्ति व्यास का नाम और फिर इन तीनों का नाम हम उत्खननकर्ता के रूप में थोड़ा ध्यान में रखेंगे। इसके बाद हमें ये चीज़ भी ध्यान में रखनी है कि आहड़ में 8 बस्तियों के स्तर मिले हैं जो जिनको सभी को हम आहड़ सभ्यता के नाम से पुकारते हैं। एक दूसरी चीज़ जो कंपटीशन एग्ज़ाम में या विश्वविद्यालय एग्ज़ाम में पूछी जाती है वो है कि आहड़वासी के मकान किससे बने होते थे, कच्ची ईंटों से, पक्की ईंटों से, मिट्टी से या पत्थर से। तो हम ये थोड़ा ध्यान रखना है कि आहड़ में जो मकान बनाए जाते थे वो पत्थर से बनाए जाते थे। एक दूसरी चीज़ और है कि आहड़ से हमें बड़ी मात्रा में तांबे के औजार और उपकरण मिले हैं जो इसे तांबे का एक प्रकार से बड़ा केंद्र सिद्ध करते हैं। और दूसरी चीज़ एक और ये है कि यहाँ से हमें 79 लोहे के औजार और उपकरण भी मिले हैं जिससे इस क्षेत्र में लौह संस्कृति का प्रवेश भी सूचित होता है। इसके बाद मृदभांडों के बारे में कि चाक से बनाए जाते थे या हाथ से, तो हमें दोनों चीज़ें ध्यान में रखनी है कि मृदभांड यहाँ हाथ और चाक दोनों से बनाए जाते थे। और अगली चीज़ जो हमें ध्यान रखने लायक वो है कि यहाँ कृषि व्यवस्था जो है बड़ी विकसित थी। अनाज काफ़ी बड़ी मात्रा में उत्पन्न होता था जो कि यहाँ के से मिले मृदभांडों और कोठों से थोड़ा स्पष्ट है। और अगली चीज़ जो हमें ध्यान रखने की है वो है मृतक संस्कार के संबंध में, यहाँ के निवासी किस प्रकार की विधि शव निवर्तन के लिए प्रयोग करते थे। तो दफनाना या गाड़ना हम इसके लिए प्रयुक्त कर सकते हैं। और एक और महत्वपूर्ण चीज़ जो आहड़ सभ्यता से संबंधित है वो एक आहड़ सभ्यता का विस्तार गिलूंड तक था, ये भी हमें थोड़ा ध्यान में रखना है। जय हिंद।